हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व 2021-22 बैच का टर्म 2 पेपर जो आया था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पैटर्न्स मिलने वाले हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 7 की। ऑलमोस्ट हम ये 4 चैप्टर कवर करेंगे इसमें। सो बी रेडी एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन नंबर 8। सो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 बिकॉज ये टर्म 2 पेपर है। सो इसमें हम ये सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ेंगे, बल्कि उनके सिर्फ एप्लीकेशन क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले। ये चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 4 और 5 सबके लिए एक बहुत बड़ा वो रहता है कि यार ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इनको करेंगे कैसे, क्वेश्चंस इतने सारे आ सकते हैं इसके अंदर और कैसे पैटर्न्स बन सकते हैं क्वेश्चंस के, किस फॉर्म में एप्लीकेशन बेस्ड हमें प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज हम ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम कम हो जाए आपके लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें चॉइस है व्हाट इज वेलबींग और डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। सो व्हाट इज वेलबींग, ये क्वेश्चन जो आया है देखो 2 मार्कर्स कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी। दैट मीन्स कि वो कोई आपके चैप्टर के बीच का एक पॉइंट आप दे सकते हैं वो एज एन क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, कहीं बुक में डिफरेंशिएशन नहीं है वो उसमें आ सकती है कोई एक पॉइंट बुक में से। जैसे अगर आपका पूरा हेडिंग एंड उसके सब टॉपिक्स दे रखे हैं तो सब पॉइंट्स में से भी कोई पॉइंट्स दे सकता है ये 2 मार्कर्स में। तो 2 मार्कर्स में सिर्फ 2 मार्कर्स जितना ही लिखना होता है। व्हाट इज वेलबींग, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। सो वेलबींग इज नॉट ओनली मेंटेनेंस, राइट? फिजिकल मेंटेनेंस नहीं होती है सिर्फ, बल्कि साइकोलॉजिकल मेंटेनेंस भी होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज आल्सो अ वेलबींग। ठीक है, सो पोटेंशियल रियलाइज करना, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना भी हमारी वेलबींग होती है, राइट? तो उसी को आपको पॉइंटर्स अपना ना माइंड में एक सेट बनाओ कि अगर ये 2 मार्कर्स क्वेश्चन है तो मुझे 4 पॉइंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिखने हैं। नहीं याद आ रहे तो 3 पॉइंट्स लिख दो, बट उससे कम नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ये थ्योरी पेपर है। थ्योरी पेपर में नहीं लिख कर आओगे तो फिर प्रैक्टिकल पेपर में नहीं लिखोगे, तो इसलिए थ्योरी पेपर में थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, बल्कि लिखना जो है ना वो एक्यूरेट लिखना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ठीक है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन में क्या डिफरेंस है? सो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको इस वाली जो मेरी रील आई थिंक ऑब्सेशन और कंपल्शन को लेकर, ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड कंपल्सिव बिहेवियर को लेके, तो आप उसको देख सकते हो। डिफरेंशिएशन प्रॉपर है उसमें। तो बेसिकली ऑब्सेशन इज दैट कि आप इनेबल होते हो किसी भी पर्टिकुलर थिंकिंग को स्टॉप करने में, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। एंड कंपल्शन इज दैट कि आप जब ओवर एंड ओवर परफॉर्म कर रहे हो, इसको कहते हैं हम कंपल्शन। ठीक है, सो दोनों ही एक तरीके से बहुत बड़ा कॉज है, डिसऑर्डर्स लीड करता है। तो दोनों को आप देख सकते हो, मैं वीडियो लिंक में सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसमें भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-2 पॉइंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोनों के होने चाहिए विद एग्जांपल। ठीक है, इतना तो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटीट्यूड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंट्रलिटी। वेरी नाइस क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं एटीट्यूड चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6 के, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, जब आपके मल्टीपल एटीट्यूड्स फॉर्म हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, और वी कैन से मल्टीप्लिसिटी, है ना। सेंट्रलिटी इज दैट कि जब आपका कोर बिहेवियर बना हुआ हो किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स और वो इन्फ्लुएंस करता हो अदर आपके नॉन पेरिफेरल एटीट्यूड्स पर। ठीक है, तो सेंट्रलिटी है तो ये आपको बिल्कुल चैप्टर 6 में फीचर्स में मिल जाएगा। दोनों पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब सेंट्रलिटी कॉम्प्लेक्सिटी दोनों पूछा है, सो आपको क्या करना है, एक वन लाइनर इसका मीनिंग लिखना है, 1-2 लाइनर, एंड फिर इसके एक एक एग्जांपल, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जो है हाउ डज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग प्रिजुडिस। गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये भी चैप्टर नंबर हमारा 6 में से है, और ये देखो एक सोर्स ऑफ प्रेजुडिस में से एक सब पॉइंट उसमें से यहाँ पर इन्होंने लिखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज दैट कि जब आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने पर्टिकुलर टारगेट जो आपको किया गया है, आप खुद ही नेगेटिव अपने प्रेजुडिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। एंड इसका एग्जांपल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सपोज आपको कोई कहता है कि आप डिपेंडेंट हो, तो आप उसकी बात को क्लैरिटी से समझा रहे हो कि यस आई एम डिपेंडेंट, और जो भी कुछ है वो क्या है आपका एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होता है कि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने प्रेजुडिस के लिए, बिकॉज आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, सो ये भी आपका 2 मार्कर्स है, तो इसमें भी 1-2 लाइन इसमें सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की मीनिंग एंड 1-2 लाइनर्स एग्जांपल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी में। क्योंकि ये जो आपका पेपर आया था ये सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स का था। सो इस 35 मार्कर्स में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बन पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही इस पेपर को जस्ट ऐसे लो कि थोड़ा क्वेश्चंस रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस पेपर टाइप। ठीक है, इस पेपर को बिल्कुल भी गो थ्रू मत हो कि कितने क्वेश्चन आ रखे हैं और इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में 2023-24 का सैंपल पेपर कराने वाली हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे फॉर्म आने वाला है पेपर का। एकदम डिट्टो पैटर्न वही सेम आएगा सैंपल पेपर में जो दे रखे हैं, और क्वेश्चंस भी पता चलेंगे कितने कितने मार्कर्स में कितने आने वाले हैं। ठीक है, पर हम आज जो कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसमें भी ऑप्शन है और ऑप्शन ही बहुत अच्छे अच्छे हैं। डिसऑर्डर्स की बात करेंगे हम इसमें। इमरान इज अ 40-year-old male who complains of difficulty in breathing and other body related symptoms, right? On being examined,
Doctors were unable to find any medical explanation for his reported symptoms. Explain this disorder, discuss it various types. तो ये क्या है, 3 मार्कर्स है। अब देखो एक्सप्लेन दिस डिसऑर्डर, इमरान को कौन सा डिसऑर्डर है ये एक्सप्लेन करना है, और इसके कुछ दो तीन अलग टाइप्स है वो भी डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो इमरान जो यहाँ पर कंप्लेन्स कर रहा है कि उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। शॉर्ट फॉर्म में लिख लियो SSD, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो इसको आप प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ इमरान एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें आप इसको टाइप्स डिस्क्राइब करोगे, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर और कन्वर्जेंट डिसऑर्डर को भी, तब जाके ये पूरा 3 मार्कर्स बनेगा। देखो कंजूसी मत करो लिखने में, टाइम अकॉर्डिंगली आप पेपर को करो, ठीक है। पेपर में मैं ये कहना चाह रही हूँ, फालतू की बातें नहीं लिखनी है, टू दी कॉन्टेक्स्ट और पूरा लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जो एग्जामिनर के पास मार्किंग स्कीम होती है, उस मार्किंग स्कीम के साथ जो आंसर की होती है उसमें उसको पॉइंटर्स दिए होते हैं कि इसमें ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट इसमें होने चाहिए आपके आंसर में, तो वो पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करोगे वो सीधा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी कि हाँ हमने ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं और ऑप्शन की, और ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी पॉइंट। रिचा इज अ यंग गर्ल वर्किंग एज एन ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। One day she just disappeared from the city, and after 2 years she was found on the banks of river. Nobody there knew who she was and where she had come from. But one day she suddenly woke up and wanted to know how she had reached the banks of the river. Explain this disorder and list the other disorders in the same category. Same question है, बस इसमें कुछ और डिसऑर्डर पूछा गया है और उसके टाइप्स डिस्कस करने के लिए बोले गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है वो डिसअपियर हो गई थी, एकदम मैं कह सकती हूँ अनट्रेवल्ड जो होता है, अनट्रेवल्ड फ्रॉम होम और कहीं दूर चले जाना, अपने कॉन्शियस लेवल में ना होना, तो यहाँ पर जो एग्जिबिट कर रही है रिचा डिसऑर्डर वो कौन सा है आपका, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है ना। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को आप एक्सप्लेन करोगे। अब यहाँ पर क्या है, वन डे शी सडनली वॉक अप है ना, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव अमनेसिया विद डिसोसिएटिव फ्यूज। तो आप इसको समझाओगे पहले तो रिचा की एक्सप्लेनेशन से, लाइंस जितने भी इसमें मेंशन है, एंड फिर इसके अंदर 2 कैटेगरीज और इसमें ऐड करोगे उसकी, जो थी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव सॉरी डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। ये दोनों इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है बिकॉज हमसे पूछा गया है, ठीक है। अगर नहीं लिख कर आओगे पूरा एक्सप्लेनेशन मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। सो आंसर ना इसी में है, क्वेश्चन में आंसर है, बट क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं, ये भी हमारे 3 मार्कर्स ही है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये दोनों चैप्टर, ये जो क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 4 के थे, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। ओके, सो श्याम बिलीव्स दैट ही शुड बी लव्ड बाय एवरीबॉडी all the time. Most of his beliefs have a must should component. When things don't go his way, he feels distressed. Suggest a suitable therapy that will make Shyam think deeper into his irrational belief system and help him to feel better, right? सो इसमें आपको एक सुटेबल थेरेपी बतानी है जो शाम को इरेशनल बिलीफ सिस्टम में डीपर थिंकिंग के लिए इन्वॉल्व कर पाए और साथ में उसको अच्छा फील हो, उसका डिस्ट्रेस कम हो जाए, ठीक है। सो इसकी जो शाम की स्टेटमेंट है वो मस्ट और शुड कंपोनेंट से करेक्टराइज हो रही है, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द बिलीव्स उसके मस्ट और शुड कंपोनेंट से हो रहे हैं, और वो कह रहा है ही शुड बी लव्ड बाय एवरीबॉडी। सो इसमें आएगी आपकी कौन सी वाली थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी। अब कॉग्निटिव थेरेपी में भी हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, इसमें जो मेथड्स आएगा वो आएगा RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी बेसिकली, है ना। सो उसमें ही हम क्या कर पाते हैं, इरेशनल बिलीफ सिस्टम को रैशनल बिलीफ सिस्टम से रिप्लेस कर पाते हैं, एंड डिस्ट्रेस और जो भी आप एक पर्सन को प्रॉब्लम है उसकी, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें आपको पूरी थेरेपी लिखनी है। सबसे पहले वो थेरेपी के आपको पॉइंटर्स लिखने हैं कि यार थेरेपी का एम क्या है, थेरेपी उससे थेरेपी में एम्स क्या है थेरेपी की, यहाँ पर आप कैरेक्टराइज करोगे मस्ट और शुड कंपोनेंट को। देन यू एक्सप्लेन कि इसमें थेरेपी थेरेपिस्ट करेगा क्या, मतलब वो क्वेश्चनिंग करेगा, रिइंफोर्समेंट करेगा, जो भी कुछ है रिइंफोर्समेंट करेगा, या फिर वो जेंटल क्वेश्चनिंग करेगा, डीपर थिंकिंग इन्वॉल्व करेगा। नेचर आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो, एम डिस्क्राइब कर सकते हो, एम डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर आफ्टर दैट थेरेपी एक क्लाइंट को कैसा बिलीफ होगा, कैसा मतलब रिलीफ मिलेगा, वो सब कुछ लिखना है। एक तरीके से पूरी थेरेपी यहाँ पर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी है, बिकॉज ये 3 मार्कर है, इसके अंदर आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से यानी 7 में से ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है ये। मैरी फाउंड हरसेल्फ वेरी लोनली व्हेन शी जॉइंड अ न्यू कॉलेज बट सून फेल्ट एट ईज व्हेन शी मेड फ्रेंड्स एंड बिकम अ मेंबर ऑफ अ हॉबी ग्रुप 2। विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल डिस्कस द कंडीशन दैट लीड टू ग्रुप फॉर्मेशन। भाई कंडीशन डिस्क्राइब करनी है जो ग्रुप फॉर्मेशन में लीड करती है। भाई मैरी क्या फाउंड कर रही है, अपने आप को अकेला समझ रही है, वो ज्वाइन करती है एक नया कॉलेज और वो फ्रेंड्स बनाना चाहती है और उस हॉबी ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहती है। तो क्या कंडीशन होगी जिससे कि वो फ्रेंड बना पाए, हॉबी ग्रुप को ज्वाइन कर पाए, तो वो कंडीशंस लिखनी है इसमें, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स बेसिकली, है ना। तो उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, कंडीशंस को 3 ही कंडीशंस प्रॉपरली है और तीनों को ही प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि हमने पॉइंटर्स लिखे, अब पॉइंटर्स में कितना कितना कंटेंट लिखना है, 3 लाइन लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है, 5 लाइन। तो याद रखो, अगर आप एक पॉइंट्स हेडिंग्स में सोचो ज्यादा ज्यादा अपना आंसर प्रेजेंट करने की, हेडिंग्स लिख रहे हो, जैसे फर्स्ट लिखा प्रॉक्सिमिटी, फर्स्ट प्रॉक्सिमिटी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 और 5 लाइन्स होनी चाहिए विद एग्जांपल। देन आपको आपको डिस्क्राइब करना है सिमिलैरिटी सेम एज कॉमन मोटिव्स एंड कॉमन गोल्स, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग कैसे करोगे, मैरी की लाइन से, मैरी की लाइन से आपको स्टार्ट करना है, फिर लास्ट में लिखना है कि दीज आर द कंडीशन दैट
दैट हेल्प टू मैरी टू ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है, दैट हेल्प टू मैरी शी मेड फ्रेंड्स एंड ऑल, तो फिर आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो ये आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलते हैं सेक्शन नंबर सी पर, थोड़ा जल्दी करते हैं पेपर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद सुसाइड, व्हाट आर द सिम्पटम्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, एग्जामिन सम वेज टू फोस्टर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम इन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर डिफाइन करना है सुसाइड का, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो लीड करते हैं सुसाइड को, फिर देन आपको सिम्टम्स लिखने हैं इसमें कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रेस में है, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, absenteeism दिखेगा, रिड्यूस इंटरेस्ट दिखेगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, अभी उसे लैंग्वेज यूज करने लग जाएंगे, तो ये सब इसमें आप एक्सप्लेन करोगे। ये प्रॉपर चैप्टर नंबर 4 में आपको डिस्क्राइब किया गया है और उसमें ही साथ में कुछ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम को फोस्टर करने के 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चंस को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 मार्कर्स है, तो 1+2+2 की शायद इसकी 1 प्लस आई थिंक 2+2 की इसकी बाइफिकेशन होगी, आप देख लेना, बट ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। इसी में एक और ऑप्शन भी दे रखा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, 4 मार्कर्स में, और क्या लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स भाई कि अर्ली चाइल्डहुड एज को ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मैनिफेस्टेड हो जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज में, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल, सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती है, और भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारी, है ना। 3 न्यूरो डेवलपमेंटल कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, एडीएचडी और ऑटिज्म, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट न्यूरो डेवलपमेंट ही करना, वो भी तीनों करने हैं प्रॉपर एक्सप्लेन, क्योंकि ये 4 मार्कर्स है, ठीक है। सो भाई अपने कान आँख खोल के रखो, थ्योरी है, थ्योरी में लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, और हाँ, रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। लिखकर नहीं देखोगे ना पेपर में जाके ना, बैठे ही रहोगे, लिख नहीं पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से क्या लिखना है। सो लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, खुद से भी करो घर में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पॉइंट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल इन डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी टू एलिमिनेट फॉल्टी बिहेवियर्स। अब ये दोनों ही क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 में से है और 4 मार्कर्स में से है। तो सबसे पहले रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बताना है। रिहेबिलिटेशन इज व्हाट, दो कंडीशंस होती है रिहेबिलिटेशन सेंटर की, के सिम्टम्स को रिड्यूस करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना हर एक पर्सन को, और वो उसको एम्पावर करना कि वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर पाए एज अ सोसाइटी ऑफ मेंबर, ठीक है। एंड उसमें थेरेपीज आप इसमें लिख सकते हो कि भाई मेंटली इल को कैसे ऐसे हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड ऑल, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह उसमें जो थेरेपीज लिखी हुई है वो पूरा एक्सप्लेन करोगे, फुल रिहेबिलिटेशन वाला जो टॉपिक है उसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। सो जो एलिमिनेट करे फॉल्टी बिहेवियर्स को, बहुत सारी हो सकती है आपकी, इसमें हो सकती है जैसे कि आपकी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट, एवर्सिव कंडीशनिंग। तो आपको वेरियस टेक्निक्स बतानी है इसमें जो हेल्प करेगी फॉल्टी बिहेवियर्स को रिमूव करने में। 4 मार्कर्स है तो मैक्सिमम 5 तो एक्सप्लेन करनी है विद एग्जांपल, भूल मत जाना एग्जांपल लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद आपको 2022-23 वाले पेपर में भी दिखाया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, बट थोड़ा सा अलग उससे आया था, इसमें भी कुछ अलग तरीके से आया है, मतलब ये आ ही रहा है क्वेश्चन और ये आता भी है। Quite often we see people getting themselves photographed while helping others or even when they are offering donation to the needy. Can we identify the attitudes of these people through their behavior? When would be there be consistency between attitude behavior? तो ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। वही है पूरा टॉपिक, वही 4-5 पॉइंट्स आएंगे जिसमें रिचार्ड ला प्यारे का पूरा उसका एक्सपेरिमेंट भी है। सो बेसिकली यहाँ पर कंसिस्टेंसी बताने है कि कब कंसिस्टेंसी होगी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कब, जब दोनों ही जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब एटीट्यूड आपका एक मिडल में होगा, जब एक एटीट्यूड आपका सेंटर में होगा, तो हमेशा बिहेवियर भी वैसा ही एग्जिबिट होगा। जब आपके एटीट्यूड्स के बारे में आप अवेयर होगे, तब भी आपका बिहेवियर जो रहेगा बिल्कुल कॉन्शियस लेवल में आप वर्क कर पाओगे। तो काफी सारे पॉइंट्स है उसमें कि दूसरों से वो पुश आउट नहीं होना चाहिए कि भाई दूसरे आपके एटीट्यूड को फॉर्म कर रहे हो या दूसरे आपके बिहेवियर को जज कर रहे हो, इलैबोरेट कर रहे हो, सो उसकी वजह से भी आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी इज व्हाट, की स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में, और वो कब हो पाएगी, सम पॉइंट्स है उसमें, चैप्टर 6 में जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर 10th का। अ टीचर एक्स फाउंड दैट द प्रोजेक्ट दैट शी गेव टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन सबमिटेड टू हर हिम लैक क्वालिटी एज कंपेयर टू वन सबमिटेड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट। देखा भाई, क्या देखा कि जो बच्चों ने ग्रुप में काम किया उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जो बच्चे इंडिविजुअल काम कर रहे थे। क्या रीजन हो सकता है, बच्चों ने एफर्ट्स नहीं लगाए कलेक्टिव वर्क को करने के लिए, ठीक है, कुछ बच्चों ने लगाए कुछ बच्चों ने नहीं लगाए। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ फिनोमेनन, दिस रीजन इज सोशल लॉफिंग, राइट। हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है कि हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड और कैसे हम बच्चों को मोटिवेटेड कर सकते हैं, तो उसमें पूरा पॉइंट आएगा सोशल लॉफिंग का, हाउ इट अकर्स एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये क्या है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट बचा है सेक्शन नंबर डी, और ये भी बहुत इजी केस स्टडी आई थी उस टाइम पे, एक ही केस स्टडी आई थी क्योंकि आपका पेपर ही 35 मार्क्स का था, इसलिए अब आएगी 2 की स्टडी, याद रखना। तो इसमें दे रखा है, सुंदर अ कॉलेज गोइंग 20-year-old male has moved from his hometown to live in a big city. He has a continuous fear of insecurity, feels that enemy soldiers are following him. He gets very tense when he spots anyone in a uniform and feels that they are coming to catch him.
भाई क्या है सुंदर, एक 20 साल का बच्चा है, मेल चाइल्ड है, ठीक है, वो डरता रहता है जब वो बड़ी सिटी में रह रहा है, वो उससे डर रहता है इनसिक्योरिटी का, उसको ऐसा लगता है कि मुझे सोल्जर्स मेरा पीछा कर रहे हैं, वो हमेशा टेंस रहता है, ठीक है, जब भी वो ऐसी यूनिफॉर्म्स देख लेता है सोल्जर्स वगैरह की, क्योंकि उसे पकड़ के ले जाएंगे, शायद इसको ऐसा लगता है। दिस इंटेंस एंग्जाइटी इज इंटरफेयरिंग विद हिज वर्क एंड रिलेशनशिप, एंड his friends are extremely concerned as it doesn't make any sense to them. Sundar occasionally laugh abruptly, inappropriately, sometimes stop speaking mid sentences, scanning off in the distance as he through sees or hears something. He expresses concern about television and radio in a room potentially being monitored by the enemies. His beliefs are fixed. If they are challenged, his tone becomes hostile. राइट। सो आपको पता चल गया होगा ये कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें वो क्या कर रहा है, कहीं से आवाजें सुन रहा है, ऐसा लग रहा है उसको टेलीविजन उसको मॉनिटर कर रहे हैं बाय एनिमीज के थ्रू, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है सोल्जर्स मेरा पीछा कर रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे दूर से स्कैन कर रहा है। वो कभी कभी रुक जाता है बोलते बोलते, मिड सेंटेंस बोल भूल जाता है, या फिर कभी कभी बहुत तेजी से हंसता है, ठीक है, कहीं पर जहाँ पर नहीं हंसना चाहिए, और कभी कभी वो हॉस्टाइल नेचर, उसके बिलीव्स फिक्स हो गए हैं, हॉस्टाइल नेचर को डेवलप कर रहा है। तो ये क्या है, स्किजोफ्रेनिया है ना, स्किजोफ्रेनिया है। तो इसमें क्या है, सिम्टम्स बताने हैं, बेस्ड ऑन द सिम्टम्स बीइंग एग्जिबिटेड आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द अदर सिम्टम्स दैट कैन बी सीन इन दिस डिसऑर्डर। सो भाई आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर बोला गया है कि भाई सिम्टम्स की जो एग्जिबिट कर रहा है इसका डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करो, और कुछ अदर सिम्टम्स भी एक्सप्लेन करो जो इसमें दिख रहे हैं। सो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो बेसिकली कौन सा है आपका, पॉजिटिव स्किजोफ्रेनिया, ठीक है, सिम्टम्स आपके पॉजिटिव है, सिम्टम्स ही पूछ रहे हैं तो हम सीधा स्किजोफ्रेनिक का पॉजिटिव बताएंगे, और इसमें कौन कौन से अदर सिम्टम्स भी एक्सिबिट हो रहे हैं, जैसे कि आपका बेसिकली तो पॉजिटिव भी हो रहा है, आप पॉजिटिव को पूरा एक्सप्लेन करोगे इसमें, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन्स, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स, ठीक है, हॉस्टाइलिटी, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट में बोला गया है डिफाइन डेल्यूजन एंड इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट, प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है। डेल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीफ which is built in which is stand by आपके false beliefs और attitudes पर। inappropriate effect is that unsuitability of particular emotions, ठीक है। तो support it with the symptoms, आप इसमें बता सकते हो inappropriate effect क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ था abruptly laugh करना inappropriately, and delusion is that ये वाला scanning of the distance, enemies उसे monitor कर रहे हैं, persecution, delusions के आप types इसमें explain कर सकते हो। That's it। तो ये हमारा पेपर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पेपर को लो, मैंने तो बता दिया, आप खुद लिख कर देखो, खुद लिख कर देखोगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइमर लगा के बैठो, 2 घंटे का आराम से पेपर सॉल्व करो, 2 घंटे भी क्यों, 1 घंटे में हो जाना चाहिए पेपर, बहुत छोटा पेपर था तो जल्दी से हो जाएगा, इजी पेपर आया है। अगर आपने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए तो एक बार फिर से इसको पेपर को सॉल्व करके देखो, वीडियोस को रोक रोक के देखो, एंड थैंक यू सो मच। आप इस पेपर को देखो, रिवाइज करो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से वही आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।